बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। The second most important step in literature review is analysis or analyzing some materials, research materials, which is irrelevant. जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, इसका मतलब ये है कि हाउ डू आई असेस एग्जिस्टिंग रिसर्च। हमने इस क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। हाउ डू आई असेस एग्जिस्टिंग रिसर्च। जब हम एनालिसिस करते हैं, ए लिटरेचर रिव्यू इज नेवर जस्ट ए लिस्ट ऑफ स्टडीज। ये जहन में रख लें कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो स्टडीज, प्रीवियस स्टडीज की कोई लिस्ट नहीं है। It always offers an arrangement about a body of research. तो बेसिकली क्या है, ये एक अरेंजमेंट होती है जो आपके पास एक बॉडी होती है रिसर्च की, उसके लिए। मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई काम करना है तो उसका जब मैं लिटरेचर रिव्यू दूंगा तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे मैं कोट करता हूँ सब डिवीजन स्कीम को, कि सब डिवीजन स्कीम क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और जब उसके मैं लिटरेचर रिव्यू पे आऊँगा तो उसकी मैंने एक कहानी बनानी है और उसका एक कनेक्शन डेवलप करना है एक रेफरेंस का दूसरे से। मैंने सिर्फ लिस्ट नहीं देनी स्टडीज की। तो उसमें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ये जो काम था सब डिवीजन का, ये जीडी रैम ने 1947 में स्टार्ट किया। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में, कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिजाइन की। तो उसके अंदर एक ग्राफिक आर्टिस्ट था जिसका नाम था चैकन। उन्होंने वो जो जीडी रैम ने एक कंसेप्ट दिया था उससे एक स्कीम डेवलप की, और वो जो स्कीम थी वो कार्नर कटिंग थी। अब उसकी जो फर्दर एक्सटेंशन थी, डी बोर और कॉक्स ने उसको एक्सटेंड किया था सरफेस के लिए। फिर इसके बाद ये जो सारी स्कीमें थी या काम था, ये था अप्रॉक्सीमेटिंग का। फिर इस काम को, काम के अंदर एक नई कैटेगरी इंटरपोलेशन, जो इंटरपोलेटिंग सब डिवीजन स्कीम थी, 1989 में एक मैथमेटिशियन था, उसने एक जनरलाइज्ड इंटरपोलेटरी स्कीम, जिसे यानी कि दो मैथमेटिशियन थे, एक डेजिलियर था एक डीबोक था, उसको डेजिलियर डीडी स्कीम के नाम से भी कहा जाता है। तो उन्होंने उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। फिर उसके अंदर एक कैटेगरी है नॉन स्टेशनरी सब डिवीजन स्कीम की। उनका सबसे पहले आइडिया 1991 में दिया गया, और फिर इसी काम को हायर एरिटेक के लिए 2003 तक का वेट करना पड़ा। तो इसी तरह एक आप सीक्वेंस बनाते हैं, और हर बंदे का जो काम है उसके अंदर पिछले का जो गैप था वो अगले बंदे के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिटरेचर रिव्यू है इज नेवर जस्ट ए लिस्ट ऑफ स्टडीज, इट ऑलवेज ऑफर्स एन अरेंजमेंट अबाउट ए बॉडी ऑफ रिसर्च। तो वो एक अरेंजमेंट का नाम है। फिर हम आते हैं कि एनालिसिस अकर्स ऑन टू लेवल्स। अब बेसिकली जो हमारे पास इंडिविजुअल सोर्सेज हैं और फिर बॉडी ऑफ द रिसर्च है। अगर हम जो एनालिसिस है हमारा, तो उसको हम क्या करते हैं जी, 4 टास्क के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कि एनालिसिस के अंदर
फोर यानी फोर एनालिसिस टास्क ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहला टास्क ये है कि जो भी हम स्टडी कर रहे होते हैं या जिस पेपर को हम लिटरेचर रिव्यू में साइट करना चाह रहे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। फिर उसका क्या करते हैं, संथाइज करते हैं। फिर उसको क्रिटिकली हम चेक करते हैं और एंड पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये जो हमारा यानी कि एनालिसिस है, उसमें हम क्या, हमारे पास क्या होते हैं, फोर टास्क होते हैं ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। पहला टास्क ये है कि आपने एक पेपर डाउनलोड किया, उसकी आप एक समरी बनाएंगे। फिर आपने क्या करना है जी, सिंथेसाइज करना है। फिर आपने उसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो चेक करना है। फिर आपने क्या करना है, कंपेयर करना है उस रिजल्ट को, उस टाइटल को, ठीक है, उस पेपर को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च है। तो ये जो फोर डिफरेंट टास्क हैं, ये बेसिकली बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हम कहते हैं कि इन योर ओन वर्ड समराइज और सिंथेसाइज द की फाइंडिंग रेलिवेंट टू योर स्टडी। What do we know about the immediate area? What are the key arguments, key characteristics, key concepts, or key figures? What are the existing debates or theories? What common methodologies are used? जब हम समराइज करते हैं या किसी चीज का सिंथेसिस करते हैं, तो उसके अंदर ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम देखते हैं कि हमने इनको कैसे लेना है। अब हमारे पास जो लैंग्वेज है, हमारे पास प्रॉपर जो लैंग्वेज है, अब मिसाल के तौर पे नूरमुद्दीन हैज demonstrated early work by Houseman, Schwartz and Graves was concerned with। तो ये वो सेंटेंसेस हैं, हम कहते हैं कि गफार एंड मुस्तफ़ा कंपेयर्ड एल्गोरिदम फॉर हैंडलिंग एडिशनल वर्क बाय करवास्ता एट आल, आजादीवार एंड पेरे एट आल डील्स विद। तो ये वो बेसिकली हम इसके अंदर क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम अपने वर्ड को समराइज कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि सब डिवीजन की मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं कहता हूं कि जीडी रैम वाज द फर्स्ट हु इन्वेंटेड दिस सब्जेक्ट। आफ्टर दैट a conference was held in University of Utah in 1974. In this conference was एक ग्राफिक आर्टिस्ट, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ग्राफिक आर्टिस्ट था जिसका नाम चेकन था। उसने एक इसी मेथड को फर्दर एलिब्रेट किया। अब बेसिकली वो क्या था, जो कॉन्फ्रेंस का मोड था उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। इसी तरह हम कह देते हैं कि अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन फोर पॉसिबल वे टू अवॉइड द प्रीमेच्योर कन्वर्जेंस वर प्रेजेंटेड। यानी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास अल्फाज होते हैं, तो आप उनको इस तरह आपने रीड करना है
के बेस वर प्रेजेंटेड, यानी उनको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो आपका जो अल्फाज हैं वो कंप्लीट हों। द फर्स्ट वन इज टू रिवाइज द जेन ऑपरेटर्स, या इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि गफार मुस्तफ़ा अप्लाइड द एडवांस टू डायमेंशनल जेन ऑपरेटर टू सर्च द ऑप्टिमल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम सिग्निफिकेंटली टू इम्प्रूव द रिजल्ट। या हम ये भी कह सकते हैं कि द सेकंड इज एडजस्ट जीन प्रोबेबिलिटी, नीचे लाइट एंड टूपिंग adopted a variable monotone probability and obtain a outperformed result। ये वो चीजें होती हैं जो हम एक इंट्रोडक्शन में समराइज कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास ये था, ये इसकी हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। मिसाल के तौर पे हमको उसी तरह कोई और भी रेफरेंसेस हम यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो था कि कंपैरिजन और जो क्रिटिक एनालिसिस है, या वो क्या है, एवेल्युएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वर्क। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं या क्रिटिकली किसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमने एवेल्युएट करना है स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द वर्क को। हाउ डू द डिफरेंट स्टडीज रिलेट, व्हाट इज न्यू, डिफरेंट एंड कंट्रोवर्शियल। उनमें से हमने ये देखना है कि नई कौन सी है, डिफरेंट कौन सी है, कंट्रोवर्शियल कौन सी है। तो what views need further testing, what evidence is lacking, inclusive, coordinating or too limited, what research design or method seems unsatisfactory। तो ये वो चीजें हैं जो हम क्या करते हैं कि जब हम कंपैरिजन लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर ये पॉइंट्स हम नोट करते हैं। अब थोड़ा सा लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज simple language for the comparison and critique in this ambitious but flawed study, Jones and Wang, या हम ये कह सकते हैं कि these journal results reflecting the stochastic nature of the flow of goods are similar to those reported by फलां फलां, जो भी हम कह दें। तो अब मिसाल के तौर पे अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं कि द क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू द पोएट्री ऑफ फिलिस often registered disappointed or surprise. Some critics have complained that works of these African American slaves is insecure। तो ये उसकी हमने कोई एक एग्जांपल काउंट की है कि जब हम क्रिटिकली जब कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास द सिचुएशनिस्ट मॉडल हैज आल्सो रिसीव्ड इट्स शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली cited shortcoming of the approach centered around the assumption that individuals enter into the work construct tabular data। ये क्या है जी, उसका यानी कि कंपैरिजन की एक एग्जांपल है। या फिर जब हम एवेल्युएट करते हैं, यानी एवेल्युएटिव एडजेक्टिव्स, उसके अंदर ये इस किस्म के वर्ड हम यूज करते हैं, यानी अनयूजुअल है, स्मॉल है, सिंपल है, एक्सप्लोरेटरी है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, फ्लॉड है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्पिटेंट है, इम्पोर्टेंट है, इनोवेटिव है, इम्प्रेसिव है, यूजफुल है, केयरफुल है। तो ये आपके पास क्या है जी, एवेल्युएटिव एडजेक्टिव्स हैं जो हम अपनी एवेल्युएशन के अंदर यूज करते हैं। फिर एनालाइजिंग, जब हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, एक हम एक हेडिंग दे रहे हैं कि पुटिंग इट ऑल टुगेदर। वंस यू हैव समराइज्ड, synthesized, compared and critiqued
your chosen material, you may consider whether these studies demonstrate the topic chronological development, show different approaches to the problem, show an ongoing debates, center on a seminal study or studies, demonstrate a paradigm shift. ये वो चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जब हम अपना जो एनालिसिस है उसको एक समराइज कर रहे होते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर के नाम से हमने इसकी हेडिंग दी है। अब आगे जब हम नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी कि व्हाट डू रिसर्चर नो अबाउट दिस फील्ड, व्हाट डू रिसर्चर नॉट नो, व्हाई शुड वी फर्दर स्टडी दिस टॉपिक, व्हाट विल माई स्टडी कंट्रीब्यूट। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये जो हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं इनको भी हम ज़ेरे गौर रखते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा थिंकिंग रखते हैं। इसकी हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कि प्लेसिंग समरी एंड एनालिसिस। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल ऑन पेज 8 ऑफ योर, इसमें हमारे पास जो पेज 8 था उसमें आप ये देख सकते हैं व्हाट स्ट्रेटेजी माइट द ऑथर यूज टू बेटर सिंथेसाइज दिस इंफॉर्मेशन। फिर हम जब कहते हैं कि कंपेयर दिस एग्जांपल टू द एग्जांपल बिलो, हाउ डज द सेकंड एग्जांपल इंप्रूव सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस फर्स्ट। तो हमने ये देखना है कि जो प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट था उसको सेकंड ने कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है ना, उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि हम लिटरेचर रिव्यू को कैसे एनालाइज करते हैं। तो हमने लिटरेचर रिव्यू को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया था। तो ये जो हमारा पार्ट था इसके अंदर हमारा मेन टारगेट ये था कि हम कैसे यानी कि सिंथेसाइज करते हैं लिटरेचर रिव्यू को। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेगमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस के बाद हम ड्राफ्टिंग पे आते हैं, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या आता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये ड्राफ्टिंग है, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। जब ड्राफ्टिंग को हम एक ओवरव्यू करते हैं तो टू हेल्प यू अप्रोच योर ड्राफ्ट in a manageable fashion, this section addresses the following topics। जब हम यानी कि सिनॉप्सिस का ड्राफ्ट तैयार करेंगे या फिर रिसर्च थीसिस का ड्राफ्ट तैयार करेंगे या रिसर्च पेपर का ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो सबसे पहले एग्जिजेंसी हम चेक करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट को देखा जाता है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम चेक करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, और फिर उसके 5वें नंबर पे हम क्या डिस्कस करते हैं, साइटेशंस को। तो ये ड्राफ्टिंग की एक कुछ पॉइंट्स हैं। तो जब हम थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, द थीसिस स्टेटमेंट ऑफर्स एन आर्गुमेंट अबाउट द लिटरेचर, इट मे डू एनी ऑफ आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई एक भी हो सकता है या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ऑफर एन आर्गुमेंट and critical assessment of literature।
that is topic plus claim, provide an overview of current scholarly conversations, point out gaps or weakness in literature, relate the literature to the larger aim of the study. तो ये हमारे पास क्या है जी, रिलेट द, तो ये हमारे पास उसका क्या होता है, मेन जो पॉइंट है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम सपोज एग्जांपल की तरफ आएंगे कि ये जो हमारे पास बेसिकली ये थीसिस स्टेटमेंट है, इन स्पाइट ऑफ दीज डिफिकल्टीज वी बिलीव दैट preserve elementary art teacher and classroom teacher need some knowledge of stage, theories of children development, or then go into review theories of the development. और दूसरे नंबर पे हम क्या चेक करते हैं जी, रिसर्च ऑन द मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ whom has related over the तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कि 5 कॉमन अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ योर पेपर इंक्लूड। आपकी जो बॉडी ऑफ द पेपर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो उसमें आप ये देखें, उसके अंदर एक तो टॉपिकल है, डिस्टेंट टू क्लोज है, आप ये जैसे डिबेट्स आप कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सेमिनल स्टडी है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपकी क्या आती हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं थीसिस को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो मैं उनमें बताता हूँ, मिसाल के तौर पे जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है, दूसरे चैप्टर में लिटरेचर रिव्यू है, थर्ड में हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, चौथे में हम उसको रिजल्ट एंड डिस्कशन है, तो पांचवें चैप्टर पे हम उसके कंक्लूजन पे जाते हैं। तो उसमें हमने एक यानी कि एक अरेंजमेंट, ठीक है, ताकि एक जो लिखने वाला या पढ़ने वाला, अगर आप कंक्लूजन पहले लिख देंगे, इंट्रोडक्शन लास्ट में लिखेंगे, तो आपके जो ड्राफ्टिंग है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर फॉल्ट होंगे। जब उसके अंदर फॉल्ट होंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे। तो जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो बात आती है जब टॉपिकल की, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि मोस्ट कॉमन अप्रोच को हम देखते हैं, ब्रेक द फील्ड इनटू ए नंबर ऑफ सब फील्ड्स, सब्जेक्ट एरियाज और अप्रोचेस। फिर हम क्या करते हैं, डिस्कस ईच सब सेक्शन इंडिविजुअली, समटाइम विद critique of each. Most useful for organizing a large body of literature that does not have one or two studies that stand out as a most important or a clear chronological development. तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास जो क्रोनोलॉजिकल, जो हमारे पास जो यानी कि टॉपिकल करेक्टरिस्टिक है उनके लिमिट में आती है। फिर हमारे पास क्या है जी, उसकी जो लैंग्वेज है, 3 important areas of this field have received attention.
ए बी सी, ये जो भी हमारे पास है, ए हैज बीन अप्रोचेज फ्रॉम टू परस्पेक्टिव एफ एंड जी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ बी हैव बीन, he has also been an important area of the study in. तो ये क्या चीजें आती हैं? ये आती हैं लैंग्वेज की डिमांड में. तो फिर हम ये देते हैं कि डिस्टेंट टू क्लोज, ये एक अदर करेक्टरिस्टिक है, ए टाइप ऑफ टॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन विद स्टडीज grouped by their relevance to current research. Starts by describing the studies with general similarities to current research and ends with the studies most relevant to the specific topic. Most useful for studies of the methods are models. तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट टू क्लोज में जो टाइपिकल लैंग्वेज है, उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? मेथड्स, मॉडल्स, drawing upon the method models more similar to the current research can help. This study applies the procedure used in method model or more similar to the current research too. ये वो चीजें हैं जो हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? जो डिबेट्स है, करेक्टरिस्टिक है उसकी, एंड अदर टाइप ऑफ द टॉपिकल अप्रोच विद ए क्रोनोलॉजिकल कंपोनेंट, या फिर हम क्या कहते हैं कि emphasizes various trends of research in which proponents of the various model openly criticize one another. Most useful when clear opposing positions are present in the literature. तो ये जो हमारे पास डिबेट है, इसके अंदर फिर हम मजीद भी दो चार चीजें ऐड कर लेते हैं. देयर हैव बीन 2, 3, 4 etc distinct approaches this problem. The first model posits, the second model argues that the first model is wrong for 3 reasons. Instead the second model claims. ये वो अल्फाज का चुनाव है जो हम क्या करते हैं वहां पे यूज करते हैं. तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है जी? क्रोनोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक हैं. उसके अंदर फिर हम क्या डिस्कस करते हैं? लिस्ट स्टडीज इन टर्म ऑफ द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, यूजफुल व्हेन द फील्ड डिस्प्ले क्लियर डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं जी? लीनियर प्रोग्रेशन और पैराडाइम शिफ्ट को चेक करते हैं.